वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। बनवारी लाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड डायबिटीज डे? 12 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मधुमेह दिवस 2023 का विषय क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। आपको जानना चाहिए, हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1991 में 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। आपको जानना चाहिए 2021 से 2023 तक इसका थीम सेम है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है, नवंबर 11। आपको जानना चाहिए, नेशनल एजुकेशन डे ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। साल 1992 1992 में मौलाना आज़ाद जी को पोस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आपको जानना चाहिए, इस अवार्ड की शुरुआत साल 2008 से हुई है। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ऊपर वाला तो हो गया नेशनल एजुकेशन डे और नीचे वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा प्रस्तावित एक डे है, प्रस्तावित नहीं कहेंगे, मतलब मनाया जाने वाला डे है। 24 जनवरी को हम इसे मनाते हैं। पहली बार 2019 में मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हितेश कुमार एस मकवाना। आपको जानना चाहिए कि हितेश कुमार एस मकवाना ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। फिलहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत हैं। आपको जानना चाहिए, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है ये भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है इसके हेड होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। साथ ही पल्लवी जैन गोविल इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अपॉइंट किया गया है। वहीं आपको जानना चाहिए, माई गव इसके सीईओ बनाए गए हैं आकाश त्रिपाठी। हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट रिबेट अनाउंस्ड फॉर दिव्यांग बोरोवर्स अंडर द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएफडीसी? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम एनडीएफडीसी के तहत दिव्यांग उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में कितनी छूट की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 1%। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट अनाउंस किया है जो दिव्यांग बोरोवर्स हैं, किस स्कीम के तहत या किस कॉर्पोरेशन के तहत? अंडर नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएफडीसी। एनडीएफडीसी की बात करें अगर हम, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस एंड डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। ये कॉर्पोरेशन रजिस्टर हुई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956।
एनडीएफडीसी के बारे में अगर हम और बात करें तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी नवीन शाह है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। व्हाट क्राइटेरिया डू फॉरेन यूनिवर्सिटीज नीड टू मीट to establish campuses in India according to recent regulation announced by UGC। यूजीसी द्वारा हाल ही में घोषित नियमों के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। दे मस्ट बी established फॉर एटलीस्ट 10 years। दे मस्ट हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन अ टॉप 500 इन ग्लोबल रैंकिंग्स, ये हमारा आंसर है। सी भी देख लेते हैं। दे मस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दे मस्ट बी पब्लिकली फंडेड, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। दे मस्ट हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन द टॉप 500 इन ग्लोबल रैंकिंग्स। आपको जाना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी, इन्होंने कुछ रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भारत में अपना कैंपस ऑपरेट करना चाहते हैं। इन रेगुलेशंस के हिसाब से जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोलेबरेट कर सकती हैं भारत में कैंपस अपना खोलने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिविजुअली उनको जो है फॉलो करना पड़ेगा और यूजीसी का जो है प्रायर अप्रूवल उन्हें लेना पड़ेगा अगर कोई भी नया कोर्स भी स्टार्ट करते हैं। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं वो टॉप 500 में होनी चाहिए अगर हम ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करें। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मोर देन 1 कैंपस इंडिया में अपना सेटअप कर सकती हैं और उसके लिए इन्हें सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल करनी होंगी और इनके पास ऑटोनॉमी रहेगी, अपनी इच्छा से फैकल्टी रिक्रूट कर सकती हैं, स्टाफ अपना रख सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। पर ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेज हैं इंडिया में ये ऑनलाइन कोर्सेज या फिर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज ऑफर नहीं करेंगे। विच सिटी होस्टेड द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है कोपेनहेगन, डेनमार्क। आपको जानना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्होंने हाल ही में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। इस जो समिट रही है इसका थीम रहा टॉर्चर एंड अदर ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये इसको को होस्ट किया गया ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, यूक्रेनियन पार्लियामेंट, कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा। ये जो है हर 3 साल में एक बार समिट आयोजित की जाती है। Which state assembly passed the amendment bill related to increasing the quota of reservation in the state government jobs for scheduled caste, scheduled tribes, extremely backward caste and other backward caste from 50% to 65%। किस राज्य विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया। सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। आपको जानना चाहिए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से एक अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसके तहत जो रिजर्वेशन कोटा है वो बढ़ा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 50% से अब 65% हो गया है। अब ये बिल गवर्नर को भेजा जाएगा कंसेंट के लिए और उसके बाद कंसेंट बिल तो ये एक एक्ट बन जाएगा। बैकवर्ड क्लास को 18% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए प्रपोज किया गया है जो कि 25% है। वहीं शेड्यूल्ड कास्ट 20%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में प्राप्त करेंगी। 10% जो ईवीएस कोटा है वो जो है रखा गया है जो पुअर हैं जनरल कैटेगरी में और इसको चेंज नहीं किया गया है। टोटल कोटा लिमिट जो है वो 75% हो जाएगी और 25% अनरिजर्व्ड रहेगी। Upper House passed the amendment bill to increase reservation quota for admission in government educational institutions to 65% for SC, ST, EBCs and other BCs. How many new judges appointed to the Supreme Court, taking the judicial strength to its sanctioned capacity of 34? सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जिससे कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 3। आपको जानना चाहिए 3 हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं
मतलब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को एलिवेट किया गया है और अब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। इससे अब जो सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ है वो इसने प्राप्त कर लिया 34 जजेस की। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं जजेस। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये 34 जजेस की है और फिलहाल ये 31 जजेस के साथ फंक्शन कर रहा है। तो अब ये 3 आ जाएंगे तो 34 हो जाएगी। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज हैज टाइड अप विद विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया बाय 2026। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने 2026 तक भारत में एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा संचालित करने के लिए किस विमान निर्माता के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्चर एविएशन। आपको जानना चाहिए इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस और अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर आर्चर एविएशन, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस भारत में ऑपरेट करेंगे 2026 तक। The two entities have signed a memorandum of understanding to form a proposed partnership to finance the purchase of up to 200 of Archer's Midnight aircraft for the India operations. Which Indian institute launched a center of excellence called ATMAN for monitoring air quality? किस भारतीय संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, IIT कानपुर। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT कानपुर ने एक न्यूज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम ATMN है यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, इसको लॉन्च किया है। इट विल फोकस ऑन बिल्डिंग इंडिजिनस लो कॉस्ट सेंसर मैन्युफैक्चरिंग एंड AI/ML कैपेबिलिटीज टू इनहेंस एयर क्वालिटी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ATMAN है, इट एम्स टू ट्रांसलेट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस मॉडल्स इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। What is UBS revised fiscal 24 real GDP growth estimate for India? भारत के लिए UBS का संशोधित फिजिकल 24 वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.3%। देखिए स्विट्जरलैंड बेस्ड फॉरेन ब्रोकरेज है UBS, इन्होंने भारत की जो रियल GDP ग्रोथ है फिजिकल 24 के लिए उसे 6.3% बताया है और ये सेम है फिश रेटिंग्स, वर्ल्ड बैंक और OECD ADB जो इन्होंने बताया उसी 6.3 है। ठीक है, उनकी भी 6.3 है, पर किससे हायर है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स की एस्टीमेट से हायर है क्योंकि S&P ग्लोबल ने 6% बताई है। वहीं किससे लोअर है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बताई है 6.5%। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विमेन फॉर वाटर फॉर वीमेन कैंपेन? किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है अपनी फ्लैगशिप स्कीम अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत के तहत। किसके साथ मिलकर? जो ये मिनिस्ट्री है इसकी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर, और इस इनिशिएटिव का नाम है विमेन फॉर वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। उड़ीसा अर्बन एकेडमीज का नॉलेज पार्टनर है और ये कैंपेन क्या सेलिब्रेट कर रहा है? जल दिवाली। The campaign aims to provide a platform for inclusion of women in water governance. They will be given first-hand knowledge about water treatment processes through visits to water treatment plants in their respective cities. Meg Lanning, who recently announced retirement from international cricket, represented which country? Meg Lanning जिनका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने किस खेल का प्रतिनिधित्व किया? किस देश का प्रतिनिधित्व किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो मैग लेनिन है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 13 साल इन्होंने लीड किया है, 5 वर्ल्ड कप्स भी इन्होंने दिलाए, मतलब लीड किया 5 वर्ल्ड कप्स में, 5 वर्ल्ड कप विन्स में इन्होंने लीड किया ऑस्ट्रेलिया को। और बाकी तो ये 241 मैचेस खेले हैं तीनों ही फॉर्मेट में, 8000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। क्रिकेट संबंधित एक और न्यूज़ आपको जाना चाहिए, इंडियन विकेट कीपर बैटर KL राहुल, इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ODI वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट टोन का किसी इंडियन द्वारा। तो इन्होंने 64 बॉल पर 102 रन बनाए हैं जो कि फास्टेस्ट है किसी भी इंडियन द्वारा वर्ल्ड कप में। नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हो बेंगलुरु में।
What is the technique used by NASA's James Webb Space Telescope and Chandra X-ray Observatory to observe the oldest black hole? सबसे पुराने ब्लैक होल का निरीक्षण करने के लिए नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आपको जाना चाहिए साइंटिस्ट ने एक ओल्डेस्ट ब्लैक होल अब तक जो डिस्कवर किया गया है, मतलब अब तक का सबसे ओल्डेस्ट ब्लैक होल इन्होंने डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। और जब ये बिग बैंग इवेंट हुआ, ठीक है, उसके लगभग 470 मिलियन ईयर्स बाद ये ब्लैक होल क्रिएट हुआ है। और जो इसी अपनी गैलेक्सी में ये 10 to 100% जो है वेट रखता है। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, इन दोनों ने मिलकर ये ऑब्जर्वेशन की है। इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये हमारा आंसर है इस रीजन को मैग्नीफाई करने के लिए जहाँ पर ये गैलेक्सी UHG1 लोकेटेड है और जहाँ इसमें ब्लैक होल है। आपको जाना चाहिए यूनिवर्स जो है 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो इससे पता चलता है कि जो ये ब्लैक होल है ये 13.2 बिलियन ईयर जो है पहले बना हुआ है। और ये 10 टाइम्स बिगर है, जो ब्लैक होल हमारी अपनी मिल्क वे गैलेक्सी में है उससे 10 टाइम्स ये बिगर है। हु कंपोज द एब्यूंडेंस इन मिलेट्स म्यूजिक दैट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड्स? ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित एम्ब्यूडेंस इन मिलेट्स संगीत की रचना किसने की है? सही आंसर ऑप्शन डी है फालू एंड गौरव शाह। आपको जाना चाहिए एक सॉन्ग है एब्यूडेंस इन मिलेट्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हैं, इसको गाया है फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह ने। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है 2024 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई जो स्पीच है, इनकी द्वारा लिखी गई है, डिलीवर की गई है, वो भी है इसमें। फाल्गुनी शाह एक सिंगर है, सॉन्ग राइटर है और फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। Who inaugurated the Mitti Cafe, wholly managed by differently abled people? पूर्णतः दिव्यांग लोगों द्वारा प्रबंधित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है DY चंद्रचूड़। देखिए जो DY चंद्रचूड़ है हमारे चीफ जस्टिस, इन्होंने मिट्टी कैफे इनोग्रेट किया है। इसे पूरी तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है यानी कि दिव्यांग लोग जो हैं, दिव्यांगजन, वो इसको मैनेज करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रिवाइसेस भी है। The cafe exclusively hires differently abled people and has more than 30 branches around India. Which country celebrates the festival of lights called तिहाड़? किस देश ने तिहाड़ नामक रोशनी का त्योहार बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। देखिए आपको जानना चाहिए नेपाल ने हाल ही में तिहाड़ नाम का एक फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया है। ये सिक्किम और गोरखालैंड में भी मनाया जाता है। आपको बता दें हिंदूज का सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है नेपाल में और बिगेस्ट फेस्टिवल दशैन है नेपाल में जो हिंदुओं का है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है क्रॉस को फीड करके, क्रॉस को खिलाकर, ठीक है, जिसे काग तिहार भी बोलते हैं। और इसमें केवल गोट्स को ही नहीं पूजा जाता बल्कि जो एनिमल्स है जैसे काउस, क्रोज, डॉग्स, ठीक है, इन सबको भी जो है याद किया जाता है या इज्जत दी जाती है, ऑनर किया जाता है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट 23rd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स इन बैंकॉक थाईलैंड? बैंकॉक थाईलैंड में 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 3। ये मेडल टैली भी आप देख सकते हैं। भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर साउथ कोरिया है। देखिए हाल ही में 23rd एडिशन ऑफ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप संपन्न हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। भारत ने यहाँ पर 7 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। साउथ कोरिया ने टॉप की है मेडल टैली 11 मेडल्स के साथ, जिसमें 3 गोल्ड है। भारत दूसरे नंबर पर रहा है। भारत की ओर से अगर हम पदक विजेताओं की बात करें, परनीत कौर विमेंस कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता, अदिति स्वामी एंड प्रियांश मिक्स कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता, प्रणीत ज्योति सुरेखा मेनम, ये नाम याद रखिएगा, अदिति स्वामी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ज्योति सुरेखा मेनम विमेंस कंपाउंड में सिल्वर मेडल जीता, अभिषेक वर्मा मेंस कंपाउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीशा और भजन कौर अंकिता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस रिकर्व टीम में, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फ्यूज और प्रियांश इन्होंने मेंस कंपाउंड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी आपको जाना चाहिए जो 24th एडिशन होगा इस एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का, 2025 में बांग्लादेश में होगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच आर्टिकल अंडर ICC रूल्स डिफाइंस टाइम्ड आउट इन क्रिकेट 40.1.1? What is the name of eighth continent recently discovered by scientist Zealandia?
Who was the first woman to win the Nobel Prize in Economic Sciences? Elinor Ostrom. Which countries launched the initiative Innovation Handshake to connect the startup ecosystems? India and US. Which cricketer has overtaken Babar Azam of Pakistan to become number one batter according to recent ICC ODI rankings? Answer is Subman Gill. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। द तुरियल डैम इज इन विच स्टेट? द Quds Force is a Revolutionary Guard Corps from which country? Which city has been declared the winner of the US National Gatka Championship? PM Narendra Modi celebrated Diwali with security forces at Lepcha in which state? According to the Indian Penal Code, a child below what age cannot be accused of an offense? इस पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडों को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आपसे वगैरह डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।